डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव शर्मा को हटाने की सिफारिश पर सीजीआई ने लिया संज्ञान। कहा, जस्टिस शर्मा को जवाब देने का पूरा अवसर मिलेगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में 38 लाख अपीलों में से सिर्फ 2% पर ही फैसला। 91% नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की देनदारी बरकरार रखी। कहा, चोरी हुए माल पर सीमा शुल्क देना होगा। अनंतगिरी हिल्स मस्जिद मदरसे मामले में बिना प्रक्रिया हस्तक्षेप पर रोक लगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम से जुड़ी जानकारी देंगे। हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ हैं राजेंद्र साहू जी। आप इस मसले पर फोन करके राय भी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612793 0120612793 तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे गेस्ट से। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय निकालकर यहाँ पर आप आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी कि प्रशासनिक अधिकार क्या होता है। नमस्कार साक्षी जी। साक्षी जी, जैसे कि अभी आपने अच्छा एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट से रिलेटेड है ये। और देखा जाए तो इंडिया में अभी 50 मिलियन केसेस से ज़्यादा पेंडिंग है, जो कि हमारे कोर्ट्स, जो कि हाई कोर्ट है, जुडिशियल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। इसी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में लाया गया था, जिसके थ्रू और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 323A के अंडर एक प्रोविजन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स का एक फॉर्मेशन कर सकती है जिसके पास इक्वल पावर्स होंगे जो कि हाई कोर्ट के पास होते हैं। और ताकि जैसे छोटे और कोई इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत लंबा टाइम लगता है हाई कोर्ट के प्रोसीजर और सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू, उन प्रोसीजर्स को शॉर्टन करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में आप सर्विस के जो लॉ है, सर्विस लॉ से रिलेटेड और जो सर्विस लॉ से डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अंडर लाया गया है। तो इसके अंडर जो भी सर्विस लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी और कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल हमारी जो फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, दिल्ली पुलिस है, इन फोर्सेस में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अपॉइंटमेंट का डिस्प्यूट है मान लीजिए, या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, या रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के डिस्प्यूट्स हैं, इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए इन ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि आज 50 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, तो उनको एक स्पीडी इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना और उसको एक इफेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, जिसके लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस एक प्रोसीजर बना हुआ है जिसे कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसके थ्रू आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं, आपको विटनेसेस बुलाने पड़ते हैं और उस प्रोसीजर के थ्रू चलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट्स और ये ट्रायल कोर्ट्स में उनकी पेंडेंसी इतनी हो गई है, क्योंकि उस प्रोसेस को हैंडल करना और उस प्रोसेस के थ्रू जाना जरूरी है किसी भी जज को अपने जजमेंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उस प्रोसेस को कट शॉर्ट किया जा सके और एक अपने प्रोसीजर के थ्रू इन चीजों को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियां क्या हैं?
की शक्तियां वही हैं जो कि एक हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की होती हैं। उन शक्तियों में उनको सम्मन कर सकते हैं विटनेसेस को, रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस है, और आप देखें तो उसको आप इशूइंग ऑफ कमीशंस हैं, और फाइनली जो जजमेंट वो पास करते हैं उसकी जो वैधता है वो वही वैधता है जो कि एक डिग्री की वैधता होती है सिविल कोर्ट की। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जो ऑर्डर पास होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कि एक सिविल कोर्ट के डिग्री की वैल्यू होती है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वो केस है उनको उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल बीएसएफ का अगर कोई व्यक्ति है जिसकी को निकाल दिया गया है, तो अगर उसको वापस रीइंस्टेट किया जाता है तो उसको रीइंस्टेट करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की है जिसके अगेंस्ट ये केस हुआ होता है। प्रशासनिक अधिकरण के सामने कौन से मामले आते हैं? देखिए, जो भी आपके सर्विस से रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे अपॉइंटमेंट है, प्रमोशंस है, सीनियोरिटी है, आपको अगर किसी व्यक्ति को अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में निकाल दिया गया है तो क्या वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ठीक हैं कि नहीं, उसको देखना, सस्पेंशन, रिटायरमेंट और जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों को देखने का जो दायित्व है वो इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर है। तो यानी एक व्यक्ति के स्टार्टिंग से अपॉइंटमेंट से लेके उसके पेंशन तक के बीच में जितने भी प्रोसीजर्स आते हैं उन सब के अगेंस्ट वो इन ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच करके अपने ग्रीवियंसेस को वो करवा सकता है। प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है? जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो हैं, तो हाई कोर्ट जो है उसमें आर्टिकल 226 और 227 के अंडर जुडिशियल रिव्यू का तो चलिए दोबारा से बातचीत करते हैं। राजेंद्र साहू जी, मेरा सवाल ये था कि प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है? जी, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि हाई कोर्ट का जो रोल है, हाई कोर्ट का मेन है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सुपरिटेंडेंस ओवर द ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स का जो भी ऑर्डर होता है उसको जुडिशियल रिव्यू में आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर कोई भी वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, या मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें प्रोसीजर नहीं अप्लाई किया गया हो, तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो आ सकता है और हाई कोर्ट से इसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करके अपील में वो डिसीजन लिया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकरण में कौन से न्यायाधीश होते हैं? देखिए, जो जैसे कि आप हाई कोर्ट्स या किसी भी लोअर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट को देखें तो उसमें एक जज जो बनता है वो 20-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक एडवोकेट से जज में प्रमोशन होता है और उसका एक एक्सपीरियंस होता है 20 से 30 साल का कम से कम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि एक जुडिशियल एक्सपीरियंस भी आ जाए और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी आ जाए, तो इसमें एक जुडिशियल मेंबर होता है जिसका एक्सपीरियंस 5-10 साल का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट एंड जो एक्ट के अंडर वो अगर क्वालिफाई करते हैं। और दूसरे जो मेंबर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं जो कि आईएएस भी हो सकते हैं या कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से भी आ सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक जुडिशियल मेंबर का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का। बाकी ट्रिब्यूनल में कॉम्पोजिशन अलग अलग भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। प्रशासनिक अधिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? जो प्रोसीजर है वो बाउंड नहीं है किसी भी सीपीसी से, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उससे बाउंड नहीं है, लेकिन उसको उसी तरीके से चलना पड़ता है। एविडेंसेस भी करना है और साथ में विटनेसेस को भी बुलाना है और कोई भी एक नया एविडेंस भी ले सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा लचीला होता है ये प्रोसेस, कोर्ट्स की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा लचीला प्रोसेस होता है और जिसमें एक कम तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जल्दी से जल्दी। मेन पर्पस जो ट्रिब्यूनल का है वो स्पीडी जस्टिस है, उसको कानूनी पेचीदगियों में फंसाने का नहीं। प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? देखिए, इसमें सर्विस लॉ से रिलेटेड है और सर्विस से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति को सर्विस से निकाला जाता है, उसके अपॉइंटमेंट, पेंशन या कोई भी उसकी ग्रीवियंसेस हैं, तो जिस सेंट्रल गवर्नमेंट या जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी में वो काम करते हैं, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये केस किया है, उसी को इसको इम्प्लीमेंट करना होता है और उसी अथॉरिटी को इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय के बीच क्या अंतर होता है? देखिए, हाई कोर्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू बनता है और जो ये है वो ट्रिब्यूनल्स हैं वो स्टैट्यूट के थ्रू बनते हैं।
तो उसमें जो लॉ को इन्फोर्स किया जाता है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें क्रिमिनल सीपीसी और सीआरपीसी के थ्रू ही चलना है और उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होके और उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर को फ्लेक्सिबल कर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको तो अप्लाई करना ही है। सेकेंडली जो डिसीजंस हैं ट्रिब्यूनल के वो हाई कोर्ट उनको चेक करता है और हाई कोर्ट के डिसीजंस को चेक करता है सुप्रीम कोर्ट। यानी वन आफ्टर द अदर का प्रोसीजर है। प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 323A के अंडर इसका प्रोविजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कभी कहीं पर भी एक ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। तो ये प्रोसीजर आर्टिकल 323A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसके थ्रू ही इसका गठन हो सकता है। प्रशासनिक अधिकरण की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? देखिए, इसमें जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनकी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है। जो जजमेंट जो पास होता है वो सीपीसी में डिग्री का वो रखता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका माना जाता है, लीगल है इम्प्लीमेंटेशन। साथ में जो जुडिशियल मेंबर हैं उनकी लीगल क्वालिफिकेशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू होती है। प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के अधिकार क्या होते हैं? देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कहता है कि दोनों पार्टीज को सुना जाए, दोनों पार्टीज को सुनने का हक होना चाहिए, उनको अपनी एविडेंस प्रेजेंट करने का हक होना चाहिए और उन एविडेंस में अगर उनको किसी को सम्मन करना है, कोई विटनेस को लाना है, उसका हक होना चाहिए। तो जो प्रोसीजर है उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करते हुए जितना भी प्रोसीजर है एक सिविल कोर्ट का या क्रिमिनल कोर्ट का, जिसमें एक व्यक्ति को पूरी तरह से सुना जाए और उसके बाद उसके एविडेंसेस के बेसिस पे एक डिसीजन को पास किया जाए, वो सारे हक इसके अंदर हैं। और एक रीजनड ऑर्डर देने का दिया जाता है और साथ में इसमें जो जुडिशियल रिव्यू अभी हमने बात की हाई कोर्ट की, उसका एक प्रोविजन है जिसमें उसके पास एक पावर है कि अगर कोई गलत ऑर्डर उसके अगेंस्ट होता है इन ट्रिब्यूनल से तो उसको भी वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय की वैधता कैसे निर्धारित की जाती है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे जो भी जजमेंट होता है उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू होता है हाई कोर्ट से। अगर वो जुडिशियल रिव्यू के बाद भी अगर उसको कोई ग्रीवियंस रह जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी पावर है उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का कुछ केसेस में। तो इस तरह से जो मान्यता है उसकी पूरी है और उसको पूरा एक दिया गया है प्रोसीजर और एक शेप दिया गया है ताकि उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसका पावर एक डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट के तरह ही। प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका प्रशासनिक सुधार में क्या है? प्रशासनिक विभाग में जो भूमिका है वो ये है कि उसको एक स्पेशलाइज्ड और सर्विस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का उसको भूमिका दी गई है। तो सर्विस डिस्प्यूट्स में स्टार्टिंग से एंड तक जो मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट से लेके किसी के रिमूवल तक या किसी पेंशनरी बेनिफिट तक, किसी भी डिस्प्यूट में अगर मान लीजिए कोई डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट भी होता है पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो कोई भी डिस्प्यूट इसको चैलेंज किए जा सकते हैं और किसी भी स्टेज को चैलेंज किया जा सकता है जिसमें भी ग्रीवियंस हो और उसके फेवर में एक ऑर्डर लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र साहू जी इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकरण पर अच्छी जानकारी दी। इसमें बस इतना ही। नमस्कार।